बात समझिए। निर्वाचन आयोग का इसमें कुछ डेटा ओरिएंटेड भी क्वेश्चन का आधार बनता है। निर्वाचन आयोग से एक या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से रहते हैं। अब आप इसका विश्लेषण में चलिए। प्रॉक्सी मतदान यानी प्रॉक्सी मतदान कहा जाता है इसे। सेवा कर्मियों को वोट देने का अधिकार दिया गया। सेवा कर्मी में जो देश के जवान हैं, देश की सरहद पर हैं, और जब सीमा सील कर दी जाती है निर्वाचन के समय में, तो सीमा की रक्षा का दायित्व हमारे जवान पर ही होता है। लेकिन ये जवान एक भारत का नागरिक भी होता है, उसकी भी सरकार हो, उसकी इच्छा के अनुसार सरकार हो, उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। चुनाव ड्यूटी में शामिल जो भी व्यक्ति हैं, उन्हें भी भारत का नागरिक है, वो भी भारत का नागरिक है, तो उन्हें भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। यह वोट देने का अधिकार पहले ऐसा व्यवस्था नहीं था भारत में। इसी व्यवस्था के तहत संसद ने 22 सितंबर 2003 को व्यवस्था किया, ऐसे सेवा कर्मियों को भी यह अधिकार होना चाहिए। कहा जाता है कि जो चुनाव करा रहा है उसी को यदि अधिकार नहीं दिया जाए तो फिर यह व्यवस्था भी तो उचित नहीं है। अब यह 2003 में भारतीय संसद के द्वारा जब व्यवस्था किया गया तो अधिकार सबको मिल गया कि आप वोट डाल सकते हैं। निर्वाचन एक अर्ध न्यायिक संस्था भी है। अर्ध न्यायिक संस्था इस रूप में है कि वो न्यायपूर्ण कुछ कार्य भी करती है। जैसे एमपी एमएलए यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सदस्यों का यदि दल बदल अधिनियम लागू होता है या वो किसी कारणवश अयोग्यता के पात्र में आते हैं, संविधान का अनुच्छेद 101 और 102 के पात्र बन जाता है, 84 का यदि वो अनुच्छेद का उल्लंघन करता है, तो ऐसी स्थिति में उस सदन का जो पीठासीन होगा, अध्यक्ष होंगे, वो राष्ट्रपति को भेजते हैं संसद में कि सदस्य भी अयोग्य होते हैं तो, और राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से सलाह लेकर अंतिम निर्णय देंगे। जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य निर्णय होगा। उसके बाद आपको आयोग करार दिया जाता है, आप सदन में कल से आकर नहीं बैठेंगे, उसी वक्त से नहीं बैठेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था देश के भीतर लागू भी हो चुकी है। तो दल बदल अधिनियम लागू हो जाए या पागल हो जाए या दिवालिया कोई हो जाए या दो से अधिक वर्ष की सजा प्राप्त हो जाए, सदन की कार्यवाही से लगातार 7 दिनों तक अब्सेंट हो जाए, पार्टी व्हिप जारी करती है, पार्टी व्हिप का विरोध करते हैं, इसका मतलब यह हो जाता है कि पार्टी कालाकमान निर्णय लेती है कि इस प्रस्ताव पर आपको पक्ष में वोट डालना है या विपक्ष में वोट डालना है। यदि आप पार्टी के इस आदेश का उल्लंघन करते हैं तो आपको पार्टी आयोग करार का रास्ता दिखा सकती है। पीठासीन पदाधिकारी से आग्रह की जाती है, ऐसे सदस्य हमारी राजनीतिक दल के अनुशासन का उल्लंघन किया है, इन्हें आयोग करार दे दीजिए। तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से सलाह लेंगे। अब संविधान कहती है कि निर्वाचन आयोग से सलाह लेंगे, लेकिन निर्वाचन आयोग में क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त, क्या अतिरिक्त आयुक्त, किसको बुलाएंगे राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति की नजर में जिस संविधान का एक बेहतर जानकारी जिनमें होगा, निर्वाचन आयोग के ऐसे अधिकारी को बुलाएंगे। यह फिक्स नहीं है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होगा। विकल्प यह बहुत बार आया। सीधा सबसे पहले नजदीकी उत्तर इसका होगा निर्वाचन आयोग। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तब होगा जब निर्वाचन आयोग विकल्प में नहीं है, क्योंकि निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की भूमिका में निर्वाचन आयोग कार्य करते हैं। बातें क्लियर? तो निर्वाचन आयोग एक अर्धन्यायिक संस्था है और इस निर्णय के अगेंस्ट में कितनी बार मामला संसद में आया भी। यूपीए सरकार की पहले कार्यकाल में 11 सदस्य अयोग्य हुए थे, 10 लोकसभा के, 1 राज्यसभा सदस्य का, उन्हें अयोग्य किया गया था। रिश्वत लेकर सदन में प्रश्न को रखे, मामला सुप्रीम कोर्ट तक ये सभी अयोग्य सांसद ले गए, लेकिन सोमनाथ चटर्जी उस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे, 12 सिंह शेखावत राज्यसभा के सभापति थे। नोटिस जारी किया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन नोटिस का जवाब तक भी देना उचित नहीं समझा सदन के पीठासीन अधिकारी। कहा कि संवैधानिक अधिकार हमारा है और हम जो निर्णय लिए हैं उस निर्णय पर मेरा भी सिग्नेचर है। कारण लोकसभा अध्यक्ष से इस बात की खुलासा करना चाहते थे कि कितना मामला सही है, कितना मामला गलत है, आप इस बात की जवाब दीजिए। क्योंकि न्यायालय में जो मामला जाएगा, पक्ष विपक्ष दोनों को तो नोटिस होता ही है ना, तो न्यायालय में आना होगा उसे। तो निर्वाचन आयोग इस प्रकार से अर्धन्यायिक संस्था के रूप में कार्य करती है। लेकिन एक बात यहाँ, इस बात को मैंने जिक्र किया था, एमपी और एमएलए का निर्वाचन संबंधी यदि कोई विवाद है
तो विवाद का समाधान के लिए उच्च न्यायालय में उस राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर में जो न्यायालय रहेगा उसी के अधीन मामला जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला आएगा तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को 30 दिन के भीतर इस पर जजमेंट देना भी अनिवार्य होता है। यदि सुप्रीम कोर्ट यह जजमेंट देती है कि राष्ट्रपति गलत तरीका से निर्वाचित हो गए हैं, यदि वो 20 दिन में ही रिजल्ट देता है तो 20 दिन तक राष्ट्रपति द्वारा जो कार्य किए गए होंगे वह कार्य मान्य होगा, 20 दिन का उनका वेतन भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार से निर्वाचन आयोग एक अर्धलायक संस्था की भूमिका में कार्य करती आ रही है। चंदा राशि 2017-18 में भारत के बजट में यह शामिल किया गया था, जब बजट देश का पेश किया जा रहा था कि 2000 रुपये से अधिक राशि यदि आप चंदा निर्वाही करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको इसको दर्शाना होगा, उस व्यक्ति के साथ दर्शाना होगा। जमानत राशि 2009 में तय किया गया, इसमें जमानत राशि में वृद्धि की गई, जिसमें एमपी के लिए, लोकसभा राज्यसभा के लिए 15,000 से बढ़ाकर 25,000, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को भी 25,000, SC ST को आधा राशि मिलेगा। विधानसभा चुनाव के लिए 5,000 रुपये जमा करना पड़ता था, अब उसे 10,000 रुपये जमा करने होंगे, ये जमानत राशि है। और यदि कुल वैध वोट का 1/6 वोट आप प्राप्त नहीं करते हैं, टोटल वैध वोट का 1/6 वोट आप यदि प्राप्त नहीं करते हैं तो उसकी जमानत राशि जब्त कर लिया जाता है। यह है जमानत राशि। जमानत राशि बचाने के लिए वैध मतों का 1/6 मत लाना अनिवार्य होगा। ईवीएम देश में काफी चर्चित मुद्दा रहता है। चुनाव से बात तो और चर्चित हो जाता है कि ईवीएम खराब है, जो जीत गया कहता है ईवीएम सही है, जो हार गया कहता है ईवीएम गड़बड़ है। ईवीएम सबसे पहले 1982 में 1982 में इंदिरा गांधी की सरकार के रीजन में इसका एक प्रयोग के तौर पर लाने की बात हुई, जिसको इस सरकार ने हरी झंडी दे दी है। लेकिन ईवीएम परूर विधानसभा केरल में हो रहा था, उसके उपचुनाव थे। उस उपचुनाव में यह लाया गया 19 मई 1982 को। परूर केरल विधानसभा में आता है, केरल में है परूर, और यह विधानसभा में यह उपचुनाव हो रहा था। इस उपचुनाव में लाया गया, लेकिन यह असफल हो गया। तो बटन बाद में काम ही नहीं कर रहा था, लोड लेने की स्थिति में नहीं था, उतना इसका सॉफ्टवेयर विकसित नहीं था, यह असफल हो गया। उसके बाद समय की प्रवाह में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1989-91 के तहत धारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में 61A को जोड़ करके 15 मार्च 1999 को इसे इंप्लीमेंट करने का रास्ता दे दिया गया, क्योंकि नवंबर 1998 में यह प्रयोग में लाया गया था। 3 विधानसभा के अति संवेदनशील बूथों पर लाया गया था। इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और एक था दिल्ली। 3 विधानसभा चुनाव के अति संवेदनशील बूथों पर लाया गया। जहां जहां मतदान केंद्र पर लाया गया, परूर में जो लाया गया था उससे अधिक सफलता की ओर दिखाई पड़ा और कहा कि सक्सेस है। हालांकि कुछ खामियां थी उस समय में भी, लेकिन उसको ठीक कर लिया गया, कहा कि इसको और डेवलप करके हम ला सकते हैं। अब यहां पर 1999 में जब इस बात का लाया गया था, ए में संशोधन करके कि ईवीएम के द्वारा भी चुनाव करा सकते हैं, तो जून 1999 में गोवा में विधानसभा चुनाव होना था। तो संपूर्ण विधानसभा चुनाव में इसका प्रयोग किया गया और यह प्रयोग सफल रहा। कहीं पर किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं दिखाई पड़ा कि ईवीएम फेल हो गया या कुछ ऐसी आरोप नहीं थी, यह सक्सेस हो गया। पहला राज्य भारत का कौन सा है? गोवा, जो पूरी विधानसभा में इसको लागू किया गया था। प्रयोग के तौर पर 19 मई 1982 परूर केरल में विधानसभा के उपचुनाव में इसको लाया गया था। परूर क्षेत्र 2 या 2 से अधिक वर्ष की सजा यदि कोई प्राप्त करता है उसे अयोग्य करार दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय का 5 सदस्यीय खंडपीठ सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश RC लोहाठी की खंडपीठ ने जजमेंट दिया। इस जजमेंट में 12 जनवरी 2005 से 5 को यह जजमेंट देते हैं। इसी 2009 में इसे इंप्लीमेंट करने की बात आ गई कि 2 या 2 से अधिक जगह से यदि आप चुनाव लड़ते हैं या आप 2 या 2 अधिक वर्ष की सजा होती है तो आप अयोग्य करार दे जाएंगे। भारत का कोई भी न्यायालय, अब यहां पर कोई भी न्यायालय कर रही है,
तो यदि निम्न न्यायालय भी यदि किसी को अयोग्य करार दे दिया, अब यह मामला, ये बात तो तय है अपील अधिकार में सुप्रीम कोर्ट है। अब आप यदि इसको उच्च न्यायालय में मामला ले जा रहे हैं, तब तक आप चुनाव फाइट कर लिए, आप यदि सदन के सदस्य हैं, आप यहीं पर अयोग्य हो गए। यदि यह भी कह दिया अयोग्य, योग्य है, लेकिन आपको अपील करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय तक जाता है, क्योंकि विश्व में सबसे अधिक अपील अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं नहीं, आप योग्य हैं। यह यदि कह दिया कि नहीं, इस दोनों न्यायालय के अगेंस्ट में अब आप बोल दिया कि नहीं योग्य है, तो आप योग्य हो जाएंगे, फिर से दस्ता ग्रहण करेंगे। ये यदि कह दिया अयोग्य है, तो यही से आप सदन की कार्य में बैठ नहीं सकते हैं। जैसे राहुल गांधी को न्यायालय ने दे दिया, आगे हाईकोर्ट जजमेंट आया, आप अयोग्य हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको योग्य करार दिया, फिर से उनको बहाल कर दिया गया। तो इस प्रकार से कोई भी अदालत कभी भी आपको 2 या 2 से अधिक सजा सुना दिया है, किसी मामले में सिद्ध कर दिया है, तो अब आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। नोटा यानी 6 वर्ष तक वो प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ेगा। एक बार 2 वर्ष के लिए अयोग्य किया गया तो 6 वर्ष तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। नोटा का प्रयोग निर्वाचन आयोग और इलेक्शन कमीशन के प्रयोग के तौर पर किया गया था। इसमें दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जजमेंट दिया कि नोटा का मामला एक याचिका आया था 2009 में। 27 सितंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में को साफ करते हुए कहा, 2014 से इसको लागू भी कर दिया गया। द पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एक संस्था है। इसी संस्था ने जनहित याचिका के रूप में सुप्रीम कोर्ट में मामला लाया था कि जब 2 या 2 से अधिक वर्ष के व्यक्ति, सजायाफ्ता व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है, तो वर्तमान सांसदों पर भी क्यों नहीं लागू हो, वर्तमान सांसदों पर भी लागू कर दिया जाए। तो वर्तमान सांसद पर लागू करने के दृष्टिकोण में 2017 सितंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जो वर्तमान सांसदों पर भी लागू होगा। अब इसी बात को लेकर मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय, तो राहुल गांधी ने कहा उस पर्ची को फाड़ देना चाहिए ताकि ईमानदारी की सबूत जनता के बीच में जाएगी, और इसमें अयोग्य हो गए। तो बिहार का ही नेता यहाँ पर 510 खंडपीठ में दिया था और लागू किया गया था। उसमें बिहार का ही सांसद थे जहानाबाद के, जहानाबाद जगदीश शर्मा, और दूसरा थे पाला हुए, दूसरा लालू प्रसाद यादव, ये छपरा से रिप्रेजेंट कर रहे थे और दोनों योग्य हो गए। खाता बिहार ही खोल दिया। नोटा का प्रयोग 2013 में 2014 से लागू किया गया द पीपुल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के तहत। 52वां संविधान संशोधन 1985 में व्हीप का विरोध करने पर एक करार दिया जाएगा, यह बात कही गई। संपत्ति और क्रिमिनल रिकॉर्ड समेत पूरी बातों को आपको उजागर करना होगा। पेपर में 3 दिन या नोटिस आएगी ताकि आम जनता सबको जान ले। वह 16 नवंबर 2002 से यह रिकॉर्ड में आया कि आपको अपनी संपत्ति का द्वारा दर्शाना होगा। 16 नवंबर 2002 सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद वीवीपैट का मामला आया, तो वीवीपैट 10 मार्च 2014 से इसको लागू भी किया गया कि अब जो चुनाव होगी 2014 से सारे व्यक्ति को अपना धन, संपत्ति, क्रिमिनल रिकॉर्ड दर्शाना होगा। यदि आपने क्रिमिनल को छुपा के रखा है रिकॉर्ड को, आपको अयोग्य करार दिया जाएगा। बिहार का उदाहरण इसमें भी आ जाता है। इसमें एक सासाराम है, सासाराम के सांसद थे छेदी पासवान, 2014 में अयोग्य हो गए। सदन में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया लास्ट में कि आपको सदन में वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा। सदस्यता मैं समाप्त नहीं कर रहा हूं, सदन में आप बने रहेंगे, वाद विवाद का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। 2014 में एकमात्र भारत के पूरे सांसदों में बिहार के सासाराम के व्यक्ति थे छेदी पासवान, जिन्हें वोट देने का अधिकार सदन में नहीं रखा गया, लेकिन पूरी कार्यकाल तक रहे।
इसके बाद अपने पारिवारिक मामला को लेकर के प्रभावित हुए थे झंझारपुर के सांसद मणिलाल मंडल, और वो भी दो पत्नी थे उनका। ये पत्नी का विवाद के कारण भी वह सदन में अयोग्यता से बाल बचे, उन्हें भी वोट देने के अधिकार से बाहर था। बाद में उनको चुनाव से बाहर रखा गया। वीवीपैट का इस्तेमाल 16/2002 को दिया गया था। वीवीपैट 10 मार्च 2014 से सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया इसको। यह केनसांग नागालैंड से शुरुआत हो गई थी। इसमें है मतदाता पावती रसीद है जो इस वीवीपैट में जमा होता है, पावती रसीद, और ईवीएम में कितना वोट डाला गया, पहले इसकी काउंटिंग होती है, उसके बाद काउंटिंग होने की प्रक्रिया है। तो इलेक्शन कमीशन एक डेमो के रूप में 1-2 क्षेत्र को ले लेते हैं, उसके बाद इसकी प्रचारित करते हैं, काउंटिंग किए जाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की तथ्यात्मक आंकड़े से है। ईवीएम जमानत राशि में कितना राशि आने पर उसे अयोग्य करार दी जाती है। अर्धन्यायिक संस्था, प्रॉक्सी सेवा कर्मी, ये तो जितना सब मुद्दा बताए हैं ये सब क्वेश्चन आया है। लेकिन नोटा का इस्तेमाल 2013-2014 से लागू हुआ 27 सितंबर से। एक इसको आप देख लेंगे, द पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एक संस्था है जिस संस्था के तहत जजमेंट दिया गया। 2 या 2 से अधिक वर्ष की सजा हो सकता है कि बिहार के स्पेशल एग्जामिनेशन है और चुनावी वर्ष है, तो ये जहानाबाद के जगदीश शर्मा जी और लालू प्रसाद यादव जी जो छपरा से उस समय रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि चुनाव का माहौल है, तो कहीं विपक्ष इस बात को भुनाए नहीं। लेकिन एक जान नॉलेज के लिए यहाँ रखना है। 2 या 2 से अधिक वर्ष की सवारी 5 सदस्यीय खंडपीठ में RC लोहाटी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो 2009 से इसको लागू करने की बात कहा। 5 जनवरी 2005 को यह मामला दर्ज हुआ था। वीवीपैट का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? केनसांग नागालैंड में किया गया। ये मुख्य मुद्दा को याद रखेंगे। ईवीएम एक महत्वपूर्ण चीज है। अभी M3 मॉडल ईवीएम का इस्तेमाल की जा रही है, M1 M2 का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लेकिन बिहार विधानसभा में, बिहार के पंचायती राज चुनाव में बिहार भारत का पहला राज्य बनता है जहां पंचायती राज चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया और वो M2 मॉडल का इस्तेमाल हुआ था। ये बात पूरी बात आ गई। और इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो बताइए। अब तक इसके आगे फिर नेक्स्ट में निम्न न्यायालय जिला न्यायालय होता है। अनुमंडल में आपको जो न्यायालय होता है वो न्यायालय होता है निम्न न्यायालय, हाईकोर्ट के नीचे की न्यायालय। उच्च न्यायालय ऊंचे है, उच्चतम अपने में आप में उच्चतम है जो सुप्रीम कोर्ट है। और कुछ क्वेश्चन है इसमें, और कुछ क्वेश्चन है। अब 2 या 2 से अधिक जगह से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। 2 जगह तक चुनाव लड़ सकते हैं, 3 जगह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यह प्रावधान 1996 में जनप्रतिनिधि अधिनियम में संशोधन करके किया गया। अब इसके बारे में हम कल बताएंगे कि कौन कौन सा नेता अब तक 2 जगह चुनाव जीत गया है, 3 जगह भी चुनाव लड़ा जीत गया है। एनटी रामाराव अब तक सबसे अधिक स्थान पर चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड रहा और सारे स्थान चुनाव जीतने का रिकॉर्ड भी है। इस प्रकार से रिकॉर्ड के बीचों की बात को हम अब कल चर्चा करेंगे। इस तथ्यात्मक आंकड़े को रटिए, समझिए और रखिए जितना देर क्लास में लिए।